आरोग्य में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, हम स्मॉल पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आपने बताया खान पान किस तरह का होना चाहिए, लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर यही बीमारी किसी बच्चे को हो तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बीमारी अधिकतर बच्चों में ही होती है। जैसे मैंने बताया कि छूत की बीमारी है, एक से दूसरे में ट्रांसमिटेड होती है। तो जिस बच्चे को ये बीमारी हो, घर में यदि और बच्चे हों तो उनको बचा के रखना चाहिए। नीम सबसे अच्छा हमारा आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है। नीम की पत्ती चौखट पर, बिस्तर पर बिछा के रखनी चाहिए और कभी भी उस बच्चे का झूठा दूसरे को नहीं पिलाना चाहिए। और इस रोग से ग्रसित बच्चा जब उसके खुरंट सूखने लगते हैं तो कई बार उन खुरंट के द्वारा भी दूसरे में ये बीमारी ट्रांसमिटेड होती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और बच्चों को इस रोगी से बचा के रखना चाहिए। और साथ में पुराने लोग तो घर में छोंक भी नहीं लगाते थे। छोंक है, साबुन है, तेल है, इसका प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हो गई, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परहेज इसमें रखना चाहिए। तो एलोपैथी में इसका कितना रिलायबल ट्रीटमेंट है इस बीमारी का? एलोपैथिक में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन इसका नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में और यूनानी में एक खमीरा बनता है, खमीरा मरवारीद या मोतियों के खमीरे के नाम से बनता है। उसके सेवन से इस बीमारी में बहुत लाभ मिलता है। और मेरे पास कनखल हरिद्वार में सबसे ज़्यादा रोग, जो हमारे यहाँ शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर लोग चढ़ाने के लिए भी जाते हैं, मत्था टिकवाने के लिए जाते हैं। लेकिन इस बीमारी का इलाज कराने के लिए, चाहे वो एलोपैथिक वाले क्यों ना हो, अधिकतर लोग आते हैं। और आयुर्वेद में इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा कि एलोपैथिक में इस बीमारी का कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है सिवाय वैक्सीनेशन के। और वैक्सीनेशन भी बहुत इसका रिलायबल रिजल्ट नहीं देता। जी, तो आपसे जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके कैसे ट्रीटमेंट किए जाते हैं या क्या ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम भी प्रेमचंद है जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी फैमिली है ना, जो जी, मेरा परिवार जो है उसके गोडे बहुत दुखते हैं। उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया जी हमने कई जगह इलाज कराया, बहुत ज्यादा। जी अब आज से 4-5 महीने पहले एक डॉक्टर के पास गए। वो पहले कहता है इसको गठिया है। वो गठिया का इलाज शुरू किया, तकरीबन 25% पर फर्क पड़ा। कल चेक कराओगे, वो कहता है अब ये गोडे का ऑपरेशन होएगा। जी मैंने कल बैजी का प्रोग्राम देखा था, वो उसका नंबर नोट करके आपसे मैं सलाह मांगी है, हम कैसे किया जाए। जी, मैं आपको श्रीमान जी एक बात कहूँगा कि ऑपरेशन कोई इसका बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। आप कृपया कर मेरे को एक बार इसको ज़रूर दिखाएं। और रही बात एलोपैथिक चिकित्सा में, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आपको मुख्यतः 3 दवाई मिलेंगी। एक कैल्शियम, दूसरा मल्टीविटामिन और तीसरा पेन किलर। पहली 2 दवाओं का तो थोड़ा शरीर में अंतर पड़ता है, लेकिन पेन किलर का कोई फ़ायदा नहीं है। पेन किलर लंबे समय लेने से नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदे कुछ नहीं है। जब तक पेन किलर का असर रहेगा, हमारा माइंड हमको ये नहीं बताएगा कि आपको दर्द है, तो तब तक हमारी गड्डी चलती रहेगी। लेकिन जब उसका असर ख़त्म होगा तो हमें पता लगेगा कि दर्द पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ लंबे समय पेन किलर खाने पर हमारी किडनी और हमारे लीवर, इस पे फ़र्क पड़ता है। और बहुत से डॉक्टर्स इस बीमारी में स्टेरॉइड्स प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये कहूँगा कि इस तरह की दवाई से बहुत ज़्यादा बचें। स्टेरॉइड से बहुत मोटे नुकसान है। और लास्ट में मैंने देखा कि कई लोग तो बहुत सड़ के जीते हैं, करवट बदलने के लिए लाचार हो जाते हैं। शुरू में तो ये लगता है कि ये डॉक्टर हमको क्यों नहीं पहले मिला, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स निकल के आते हैं, हल्की सी चोट पे भी हड्डी टूटने की आशंका रहती है।
इस तरह की दवाइयों से बचें। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। एक बार मुझे दिखा दें, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्थिति इनकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यदि घुटने बिल्कुल कर्व हो गए हों तो बात अलग है, लेकिन मैं देख के बता पाऊंगा स्थिति इनकी कैसी है। तो इनकी तरह आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अभी भी ऐसी हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के ज़रिए बहुत अच्छे और आसान तरीके से दूर की जा सकती हैं। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स पर कॉल करके हो सकता है आपको भी आपकी बीमारी का इलाज मिल जाए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से। तो वैद्य जी, अभी जानेंगे किस तरह से आयुर्वेद में हम जिस बीमारी के बारे में बात करें, स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपके पेशेंट से। देखते हैं कि क्या कहा आपके पेशेंट ने जिनसे हमारी टीम ने बात की। मैं पंजरेड़ी गांव की हरिद्वार के रहने वाली हूं और मुझे गठिया बाई थी। मैंने ज्वालापुर वैद्य जी को भी दिखाया और बंगाली हॉस्पिटल की भी खाई 1-1.5 महीना इंग्लिश दवाई। मुझे इंग्लिश दवाई तो सूट ही नहीं आती थी। मैंने फिर क्या कहूँ बहादुराबाद भी दिखाया। फिर मुझे पता लगा कि दीपक वैद्य जी की दवाई खा कर देख लो आप, किसी ने बताया तो मैंने उनकी दवाई खाई, मुझे बहुत आराम हुआ। पहले ना तो मैं चावल खा सकती थी, ना उड़द की दाल और क्या कहूँ ना अरहर की, माई की चीज़ मुझे कुछ भी नहीं सूट करती, तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ और दवाई भी खानी भूल गई। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, धन्यवाद उनको। मालती देवी थी हमारे साथ, तो इन्होंने हमें बताया कि इस तरह से क्या बीमारी थी इनको और किस तरह से आपने इनको ट्रीटमेंट दिया और आज काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे ही कि क्या बीमारी थी और कैसे आपने इनको ठीक किया, किस तरह से आपने इनको ट्रीटमेंट दिया। इनको गठिया की दिक्कत थी और इन्होंने जैसे बताया कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, इनको सूट नहीं करता था। ये उड़द की दाल की बड़ी शौकीन है और दही मट्ठे की। तो जिस दिन ये पहली बार मेरे पास आई, इन्होंने मुझे यही बात कही कि मेरी इच्छा दही और उड़द की दाल खाने की है, लेकिन जब भी मैं इसको खाती हूँ तो अगले दिन मैं चलने फिरने से लाचार हो जाती हूँ, दर्द मेरे को बहुत बढ़ जाता है। और गठिया का मैं इतना कहूँगा कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका इलाज है और आपने पहले भी देखा होगा कि कितने लोग गठिया के इस रोग से दूर हुए, बीमारी से मुक्ति पाई। वही दवाइयाँ मनोहर बूंद रामफल, दशमूलघन, मकर ध्वज, इनको मैंने प्रयोग करवाया और साथ में मैंने इनको कहा कि आपको उड़द की दाल तो खिलवा देंगे, मट्ठा भी पिलवा देंगे, लेकिन शर्त एक है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप इनको पूर्णतया परहेज रखें, इसको ना खाएं पिए। इन्होंने पूर्ण रूपेण परहेज करा, 2-3 महीने लगातार दवाई खाई और अब आप देख सकते हैं कि ये खुद बोली भी कि उड़द की दाल मैं खा लेती हूँ। अब ये उड़द की दाल खा रही हैं, मट्ठा भी ले रही हैं, अब इनको कोई विकार नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से इनको इस रोग से मुक्ति मिल गई। जी, अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मसूरिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आयुर्वेद में मसूरिका के क्या ट्रीटमेंट्स हैं, किस तरह से आयुर्वेद में इसका इलाज किया जाता है? मैंने अभी बताया भी था संजीवनी वटी के बारे में, और यदि खाली दाने हो तो संजीवनी वटी के साथ आप प्रवाल पिष्टी दे दें, और यदि बुखार है तो इसमें स्वर्ण बसंत मालती साथ में मिला करके ले लें। और इसके गर्मी पूरी ना निकल रही हो तो गुड़ में नींबू का रस मिला करके सेवन कराएं, तो हमारा रक्त शुद्धि होगा और जो उसकी वायरस होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, दाने से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही साथ अभी गूलर फल और नीम का मैंने प्रयोग आपको बताया। एक प्रयोग और बताता हूँ, तुलसी की मंजरी 10 ग्राम ले लें और 3 ग्राम कुट मीठा ले लें, इसको पका लें और पका के उसी पानी को पूरे दिन सेवन कराएं। इसका असर बहुत कम होगा और बुखार भी कम होगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, इंदर जो त्रिफला ले बासा, मौत पटोल किरात हूँ खासा। इंदर जो त्रिफला, सौंठ मिर्च, हरड़ बेड़ा आंवला, बासा अड़ूसा, मौत माने मोथा नागर मोथा, पटोल पटोल पत्र, किरात माने चिरायता। इंदर जो त्रिफला ले बासा, मौत पटोल किरात हूँ खासा, नीम त्वचा नीम की छाल, सब सम कर लीनी, क्वाथू मधु में ते प्रातः ही पीनी। सबका काढ़ा पका के शहद मिला करके हम सेवन करें।
कफ की मसूरी याते जावें और उपद्रव साथ पलावें। कफ की मसूरी होगी तो ये दूर होगी और साथ में इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे इससे दूर होते हैं। शुक्रिया वैद्य जी इतनी जानकारी के लिए। लेकिन अब मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि अपनी पोटली में से एक और मुहावरा आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि हमारा समय हो गया है जाने का, तो जाते जाते एक मुहावरा तो बनता है। चंदन दो परवल देवे, चंदन दोए, दोनों चंदन, सफेद और लाल चंदन। चंदन दोए परवल देवे, पित्त पापड़ा नीम पाड़ जू देवे। बासा कुटकी उसी रहूं लेवे, आमला और जवासो देवे। चंदन दोनों, परवल, पित्त पापड़ा, नीम, पाड़, बासा, कुटकी, उसीर यानी कि खस, आंवला और जवासा। इनका क्वात हूँ विधि से इनका पीजे, इनका सबका क्वात विधि से पीवे। मिश्री प्रतिवास सुदीजे, मिश्री मिला करके इसको सेवन कराएं। पान क्रिया गद जाए मसूरी, इसके सेवन से मसूरी दूर होगी। और साथ ही साथ विसर्प ज्वर तरसा हूँ दूरी, विसर्प यानी कि कई बार बॉडी के अंदर हार्पिस का इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसमें भी काम करेगा। ज्वर बुखार, तरसा यानी कि प्यास, इससे दूर होती है। शुक्रिया वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दर्शकों समय हो गया है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दिए जाते हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे, और बहुत सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा करके आनी है। तो फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ, ताकि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार।